बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आज है जी ईद का तीसरा रोज़। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ आपके साथ हिना आदिल। हमारी जानिब से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। 2 दिन आपके साथ हमने शाम को मुलाकात की, अब हमने सोचा कि अपने टाइम पर वापस आ जाए। मैं भी हूँ माय नेम इज इमरान हसन। हैप्पी थर्ड डे ऑफ ईद। उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरा, ईद का इवेंट अच्छा गुजरा ओवरऑल। दो इट वाज वेरी हॉट। आई मीन इतनी गर्म ईद बहुत कम होती है, यूजुअली बड़ी ईद वैसे गर्म होती है, लेकिन इतनी गर्म जब टेम्परेचर इतने हाई चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप किसी किस्म के डायरिया का, फूड पॉइजनिंग का शिकार नहीं हुए होंगे। अपने पेट समझ के खाया होगा आपने और कुर्बानी बखैर आफियत होगी। सबसे पहले तो ये दुआ कि आपने अगर कुर्बानी की है अल्लाह की राह में तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल फरमाए और आपकी जो कोशिश है वो नीयत जो भी आपकी है उसका बदला आपको ज़रूर मिले। सबसे पहले तो हमारी ये दुआ है। और दूसरी मेरी मुबारकबाद उन सभी लोगों को जिनके किसी न किसी फैमिली मेम्बर ने फ़रीज़ा हज अदा किया या फिर उन्होंने खुद अदा किया और वो हमें इस वक्त देख रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपकी एफर्ट भी कबूल करें और इसके सदके हम सब के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी हो। इस दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। एक तो पिछले 2 दिन तो हमने कोशिश की कि हम अपने आउटडोर नहीं आउटसाइडर गेस्ट के साथ हम प्रोग्राम्स करें और उसमें ओब्वियसली सेलिब्रिटी गेस्ट भी शामिल थे और कुछ हमारे इन हाउस गेस्ट भी शामिल थे। कोशिश की हमने, आपका टाइम अच्छा गुजरे हमारे साथ। एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। आज हमने कहा भाई हम अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, दो के इन सबको गिला भी है कि आप ईद वाले दिन भी हमें नहीं छोड़ते हैं, इनके लिए तो काम ही है, लेकिन आज हमने उनको बुला लिया। तो आज हमने एक ऐसा शो डिज़ाइन किया जिसमें हम अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ी गपशप करेंगे और फिर हम इन सुबह के 2 घंटों को अच्छे से गुजारने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आप पहचान गए होंगे कि एक्सप्रेसो के जो हमारे सितारे हाँ, एक्सप्रेसो स्टार्स कौन कौन से हैं हमारे साथ। जैसे ही कैमरा पड़ेगा आपको मैं कुछ तारुफ कराने की जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ नाना दिन वकार अहमद मलिक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे गुजारे हैं 2 दिन आपने? गांव में मतलब मेरी जो ईद है वो बहुत अच्छी गुजरी है और 90% किरदार उसमें गांव का है। गांव का है। एक नॉस्टैल्जिया भी होता है कि आपकी बचपन की ईदें। और दूसरा पत्नी इमरान, मुझे ऐसे लगा है कुछ अरसे से ना कि हम लोगों ने गांव जाना कम कर दिया और कुछ तो मुआशी मजबूरियां अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोगों को वैसे ही अब काम होना शुरू हो गया। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो ईद की फेस्टिविटी है उसमें अभी कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रह गई। वैसे तो हमने इसको प्रॉपर उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते। मुझे नहीं पता हमारे बच्चों के हवाले से क्या उनको नॉस्टैल्जिया होगा कभी ईद का। हमें तो फिर है कि हमारे बचपन की ईदें कम से कम सेलिब्रेट हुआ। जी कम से कम कुछ ना कुछ तो है। हाँ, हमारे मेमोरी अकाउंट तो हमारा तो उसमें है। और लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। बट गाँव का बड़ा एक अहम किरदार है, मेरी अहम किरदार है बिल्कुल जी। और बेशक कहीं ना कहीं रोल उसका आ जाता है। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ज़ैनब, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? You had a sleepy Eid or what? ईद तो or you have sleepy Eids usually? क्या schedule होता है आपका? नहीं, ईद पे तो बहुत इंजॉय किया है, घर पे खाना बनाया और 2 दिन तो बहुत हेक्टिक थे। और आज मैंने सोचा कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कोलीग के साथ जाके ईद मनाते हैं। तो सुबह का टाइम है और मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्त ये तो नहीं कहते जब तीसरे दिन ईद का उनको आप कांटेक्ट करती हो कि मिल गया टाइम बात करने? ऐसे या सभी बिजी चल रहे होता है? सभी बिजी चल रहे होते हैं, लेकिन वो सबके साथ एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि चलो पहले दिन तुम्हारे साथ प्लान होगा, या डिनर पे मिल लिया या लंच पे दोस्तों को इनवाइट कर लिया। तो इस तरह से ईद गुजर जाती है। होते हैं ऐसे अच्छे दोस्त जो इनवाइट भी करते हैं। हमारे दोस्तों कुछ सीखो, कुछ सबक सीखो। आज के दौर में भी ऐसे दोस्त हैं जो खानों पे इनवाइट करते हैं। तो फहरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम। और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है किसी ने हमें भी ईद मुबारक दी। हाउ यूज्ड टू बी योर ईद्स? कैसे होता है, कैसे चलता है? अच्छा, बड़ी ईद अच्छा बड़ी ईद का मेरा सुबह उठा लिया ईद वाले दिन भी ये है क्योंकि जिस मॉर्निंग में जाती है बेचारी सुबह ही उठती है। मेरा क्योंकि स्केड्यूल मोस्टली है ना ज्यादा टाइट होता है। लेकिन मेरा बड़ी ईद का स्पेशली ये होता है कि कुर्बानी में देखती हूँ। ये मेरा है कि मैं कुर्बानी को देखती हूँ अभी भी। अच्छा। तो उसके बाद लेकिन मैं सो जाती हूँ। सो आप उन खवातीन में से नहीं है जो कुर्बान होता है? मुझे डर नहीं लगता। मैं इवन बचपन में मंडी भी जाया करती थी। अरे वाह। जब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा जाता है। डोंट टेल मी कि ज़िबा भी कर लेती हैं आप। ज़िबा नहीं करती। पता लगे वो मेरा चुरी भी पहन लेती हूँ। वैसे मैं नहीं कर सकता ये। नहीं, हिम्मत इतनी नहीं है, लेकिन मैं देखती जरूर हूँ। उसके बाद एक फैमिली जैसे मॉर्निंग में गैदरिंग होती है जिसमें नाश्ता वगैरह करते हैं सब, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। So are you that one responsible kid at home? मतलब जो चीजें जो बड़ा बच्चा होता है वो करता है या फिर नहीं आप सुकून करती हैं और बाकी लोग कर रहे होते हैं? मैं सुकून करती हूँ माशाल्लाह, क्योंकि मैं बड़ी हूँ नहीं। अच्छा। तो बड़े अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और मैं अपना काम। और आपने बड़ा ना होने का फैसला भी किया हुआ है। That's cool यार। ये सच अच्छा है, हमें अच्छा लगा। I take it as a compliment. It is a compliment actually। हमारे साथ सना हमायूं भी हैं इस्लामाबाद से। ये इस्लामाबाद की बासी हैं और इस्लामाबाद
बासी हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं ईद के ऊपर। दो कि मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। बड़ा आबाद शहर है और उसकी वाइब बड़ी अलग है, लोग समझते नहीं है। लेकिन चले हम सना से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ना। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सना माइयों, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड लाइव। कैसा लग रहा है आपको आज लाइव हमारे साथ? थैंक यू सो मच इमरान। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप दोनों को और मेरे तमाम देखने वालों को। बहुत खूबसूरत मौका है और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे खुशी के मौके पर एक साथ मिलके बैठते हैं, एक दूसरे का हालचाल भी पूछते हैं और अहवाल भी पूछते हैं। बिल्कुल सही कहा इमरान, आपको तो खुद जाती तौर पे तजुर्बा है इस्लामाबाद का कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, लोगों का ख्याल ये है कि इस्लामाबाद में बेरौनकी हो जाती है, लोग होते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, बल्कि कंपैरेटिवली बड़ी ईद पर इस्लामाबाद में रौनक भी होती है और सफाई का जो निज़ाम यहाँ पर बरकरार रहता है, मैं कहती हूँ कि वो सबसे अमेजिंग और हमारे लिए ब्लेसिंग है। और इसके साथ साथ जो है वो डेफिनेटली गर्मी तो पूरे मुल्क में जिस तरीके से पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद में अगर हम ट्रेंड देखें तो अब ईदों पर गहमा गहमी खासी रहने लग गई है। हाउ डू यू स्पेंड योर ईद, बकरा ईद खास तौर पर कैसे गुजारती हैं? 2 दिन कैसे गुजारे हैं आपने? सीरियसली है ना, हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए और जब फैमिली में सारे ही काम करने वाले हों और सबकी एक अपनी अपनी लाइफ और रूटीन हो, तो ईदें ही वो मौका होते हैं कि जब हम सबको छुट्टी होती है, हमारे लिए एक साथ इकट्ठा होना, गॉसिप शेयर करना, अपने लाइफ मैटर्स शेयर करना, खाना खाना, तो वो टाइम बड़ा खूबसूरत होता है। और वाकई जो है वो मैंने ये ईद स्पेशली कोशिश की है कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं, घर में रहें, खाना खाएं और उन रिश्तेदारों से मिलें जिनसे यूजुअली सारा साल आपको मौका नहीं मिलता। तो मैंने तो ये पूरी ईद जो है ना अपनी फैमिली को डेडिकेट। एक एस्पेक्ट आप भूल गई, आपकी एक रेडियो फैमिली भी है जो आपको बड़ी मोहब्बत से लेट नाइट शोज में सुनती है, उसके साथ भी तो गुजारती हैं आप अपनी चांद रात, ईद डेज। अच्छा, इस बार इमरान मजे की बात यह है कि इस बार मैंने अपने फैंस से थोड़ा सा डिस्टेंस लिया, क्योंकि मेरी फैमिली को हमेशा ये शिकायत होती है कि हम सारे यहाँ पर बैठे होते हैं और आपको जो है वो काम करने जाना होता है। तो आई थिंक अब 11, 12, 15 साल हो गए हैं, तो मेरी फैमिली का ये शिकवा मैंने इस बार दूर किया है कि मैं फैमिली गैदरिंग से अब इजाजत लेकर या रुखसत लेकर नहीं गई हूँ। इसलिए ये ईद मेरे लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि मैंने टोटली जो है वो डेडिकेट किया। बट डेफिनेटली आज से जो है वो हम रिज्यूम कर रहे हैं अपने फैंस के साथ भी, और ये खुशी तो जितनी लोगों से बांटी जाए उतनी कम। नहीं, ये बहुत अच्छा। और एक बड़ी पॉइंट नुक्ते की जानिब सना ने हमारी तवज्जो दिला दी। हमने ईद शोज में उसका जिक्र ही नहीं किया, सफाई। ये कितनी आम बात की सना ने, क्योंकि सफाई बड़ा अहम वकारवी मसला होता है ना इस ईद के ऊपर। ये लोग जो अलाइशें फेंकते हैं और दो के एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती हैं, खास तौर पे कराची में वैसे ऐसा कोई इंतजाम मैंने देखा, बुरे हालात आपका एक किरदार है। लाहौर वैसे साफ, लाहौर में अच्छा निजाम है, इस्लामाबाद में भी है, तो इसमें इंडिविजुअल जिम्मेदारी कितनी है, जरा इस पे बात करें ना थोड़ी। दुनिया में कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नहीं है जो ये सफाई कर सके अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आपका कचरा या वो चीज़ है, वो खास पॉइंट्स हैं जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन उठा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप हर जगह पे रैपर्स फेंके जाएंगे, ये एक नॉर्मल बिहेवियर, वही फिर यहाँ पे भी आता है, ईद पे भी। लेकिन पाकिस्तान में अंदर एग्जांपल्स हैं और पूरी दुनिया में है, तुर्की से लेके मलेशिया से लेके बहुत अच्छे ममालिक हैं, वहाँ पे एग्जांपल्स हैं, कुर्बानी होती है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी एक मिसाल में, जिस तरह हमने एक्सप्रेसो में कई दफ़ा हुंजा की मिसालें दी हैं, जी ऐसी मतलब कमाल है, पता ही नहीं चलता है कि कुर्बानी हुई है। और बिल्कुल उसी दिन सारी अलाइशें, तमाम चीज़ें। क्या सिस्टम है वैसे, हाउ डू दे मैनेज दिस ऑल? क्या देखा है आपने वहाँ पे? वहाँ पे एक तो कुर्बान गाह एक जगह होती है। अच्छा, बच्चे अलाउ नहीं होते छोटे। कुर्बान गाह एक जगह पे है, आपने, मैंने, किसी ने भी अपने जानवर वहाँ पे काउंसिल को उनको दे दिए, वो कुर्बान गाह गए। वहाँ पे वो एक सिस्टमेटिकली ना, एक स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, बट द लास्ट स्टेज पे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कुर्बानी हुई थी। अच्छा। और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी तो होती ही है, इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी, तो ये इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। और वो अगेन फिर मैं फिर वो यही कहूँगा कि आप, क्योंकि जनरली इस बिहेवियर में मैं यही समझता हूँ कि आप लैंड ओन नहीं करते। जब भी आप लैंड ओन नहीं करते, यानी अपने मुल्क को ओन नहीं करते, तो ही आप गंद फेंकते हैं ना। घर को तो आप ऑन कर रहे होते हैं, गाड़ी को अपने घर में तो नहीं फेंकते, बाहर ही फेंकते हैं, गली में फेंकते हैं, आप ऑन नहीं कर रहे, तो सिर्फ ये। और उससे न सिर्फ बदबू फैलती है बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं ऐसा। अच्छा, चलें जी, अब लेट्स कीप थोड़ा। यूजुअली ईद ब्रेकफास्ट क्या होता है, ज़ैनब आप बताएं? ईद ब्रेकफास्ट इज डिफरेंट देन द नॉर्मल डेज। से मैं थोड़ा देसी खाना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे कलेजी बहुत पसंद है। आर यू लाहौरी? जी, आपके नाम से आप, वैसे अभी तो मैं लाहौर में रह रही हूँ, वैसे जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है।
मुजफ्फरनगर लाहौर का से। रंग चढ़ा लिया आपने खाने के मामले में। मुझे देसी खाने वैसे ही बहुत हमारे पसंद पास है। I don't investor know बैठी हैं पीछे लाहौरी आपके साथ। कितना पसंद करते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे देसी फूड भी बहुत पसंद है। तो कलेजी मेरी फेवरेट है और कुर्बानी पे नाश्ता मैं इसी का ही करती हूँ। ओए होए होए। तो तमाम द बेस्ट पार्ट इज कि वो बन नहीं रही है कि नहीं मैं तो नहीं, मैं डाइट कलेजी पसंद है, देसी खाती हूँ, खाती पीती हूँ। अच्छा उफेरा, सॉरी जनूबी जिस तरह हमारी तरफ ये पूरी बेल्ट में हलवा, जी हलवा इज द मोस्ट आपकी तरफ बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से हर किस्म का फूड, हलवा भी बहुत बनता है और ये सारी चीजें। और आप माशाल्लाह घर के एक छोटे बच्चे की तरह बैठी रहती हैं या उठती हैं आप? नहीं, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है और बहुत सारी तारीफें सुनने का शौक सही है। है। अच्छा, तो वाह। मैं खाना बहुत शौक से बनाती हूँ और खाती मुझे भी पसंद है, है खिलाती खाना। भी है, हाँ, ठीक खाती है। भी बहुत हूँ अच्छा। और खिलाती भी बहुत हूँ। फिर आप कुर्बानी देखने का तो शौक है, और ये जो कलेजी और जरा गोश्त की तरफ आते हैं, वो खाने का शौक भी है? हाँ, खाने का मुझे शौक है वो और नजर आता है हमें जब हम देख रहे होते हैं सेगमेंट्स आपके। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे इमरान ने अभी बात की ब्रेकफास्ट की, तो ईद पे क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है जिसमें बकरा लाजमी शामिल होता है, जिसमें एक तो कलेजी होती है, मस्ट है, उसके साथ नमकीन बोटी बनती है हमारे घर पे। वाह वाह। तो वो नमकीन बोटी और जो कलेजी है उसका ब्रेकफास्ट अच्छा, कौन बनाता है घर नमकीन बोटी? तो बड़ा आर्ट होता है बनाना। तो घर में अम्मा कोई है जिनकी एक्सपर्ट अम्मा अम्मी की बनाती है? हैं। यूजुअली अम्मा अच्छा। भी करती हैं। तो अम्मा ही थ्रू आउट बना रही हैं। और वैसे मैं कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुकिंग का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी अम्मा के अच्छा, ऊपर है। यूजुअली ये जो जब कुर्बानी का हमारे यहाँ अभी तक जब ईद नहीं आई थी, ईद से 2 दिन पहले तक ये मसला चल रहा था कि जानवर कौन सा लें, क्या लें, बजट क्या होना चाहिए ना, उस पर एक मुशावरत चलती रहती है। अब बहन भाई इधर उधर हो तो वो व्हाट्सएप पे चलती रहती है, क्योंकि वो सारे डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा आप ये ले लो, आप ये ले लो। आपके यहाँ भी ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम होती है या नहीं, ले लिया या ना लिया, क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है कुर्बानी? नहीं, बेसिकली हम लोग तो डिसाइड नहीं करते। वैसे एक चीज है जो थ्रू आउट बचपन से चलती आ रही है, वो ये है कि हम लोग हमेशा बकरा ही लेते हैं। अच्छा, और बड़े गोश्त की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि वो खाता कोई नहीं है। सारा फ्रीजर में जाता है? नहीं, सारा बट जाता है। वाह। हमारे घर में सिर्फ दूसरे या तीसरे दिन के अलावा हमें कभी फ्रीजर में गोश्त नहीं मिला। माशाल्लाह, ओके। ऐसे ऐसे होना चाहिए ये बच्चों के लिए थोड़ी अफसोसनाक बात भी है, लेकिन अच्छी बात है। कुर्बानी इसी का नाम है, अपने हिस्से का गोश्त बांट दें। कुर्बानी इसी का नाम है। अच्छा सना, कमिंग टू यू, आप बताइए कि आपका ईद का क्या ब्रेकफास्ट होता है, और आप हैं फूडी, खाती हैं गोश्त वोश्त शौक से ईद पे? सना? जी बिल्कुल है ना। मैं तो माशाल्लाह से I'm a big time foodie और जिमर भी हूँ, तो गोश्त तो मेरी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल है। और माशाल्लाह से हम कश्मीरी हैं, तो हमारी तो कोई ग़िज़ा जो है पूरा वो पैकेज है ये गोश्त तो। के बगैर होती ही नहीं है। अच्छा, डोंट टेल मी, आप ईद वाले दिन भी ट्रेल 5 या ट्रेल 3 पे पाई जाती हैं हाइकिंग करती हुई, बिकॉज यू हाइक अ लॉट। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ईद पर इस बार स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, स्टे एट होम एंड स्पेंड योर टाइम विद फैमिली, दैट्स इट। आज लास्ट वार्निंग मिल चुकी थी। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है वैसे कि आप एक वक्त में आके अपनी रूटीन लाइफ में, क्योंकि हम ना बहुत समटाइम्स बहुत मशीन बना लेते हैं हम अपने आप को। समटाइम्स क्या भाई, हम मीडिया मजदूर हैं। वो हिना ने इनफैक्ट सना ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, वर्किंग जरा ज्यादा डिसेंट होता है। मजदूर आपने हमें देखा, अमित पे भी शोज कर रहे होते हैं, ईद के बाद भी शोज कर रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी कोई लुक्रेटिव टाइप लाइफ है, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी डिमांडिंग। और स्क्रीन से गायब हुए आंख ओझल पहाड़ ओझल आप डियर नाज़रीन हमें भूल ही जाते हैं, फिर तो हमें बड़ा रहना पड़ता है। सो इस रूटीन के अंदर रहते हुए टू मेंटेन अ गुड हेल्थ विद दैट फैमिली लाइफ, हैविंग किड्स, जैसे कि आपके भी बच्चे हैं, तो कैसे होता है? इज इट इजी टू डू? आई मीन लोगों को थोड़ा सा बताइए, आपके लिए कैसा है, कर लेते हैं इजीली मैनेज बिल्कुल विद वर्क रूटीन? विद वर्क रूटीन। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपकी ज़िंदगी को मीनिंग क्या चीज़ दे रही है, ये बहुत अहम है, क्योंकि वो आपको आगे लेके जाएगी ना लाइफ के। अदरवाइज आपके ज़हनी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें आप पाल लेंगे। मुझे याद है एक्सप्रेसो का एक सेगमेंट था 25 या 26 दिसंबर की लास्ट, और हम कर रहे थे रेजोल्यूशंस पास, मतलब कि हमारी जो कमिंग ईयर है इसकी रेजोल्यूशन क्या है। मुझे याद है कि मैंने ये कहा था कि मैंने 2 चीज़ें हैं। मैंने 1000 किलोमीटर जो है वो बाईसाइकिल चलानी है। मुझे याद आया, वो कितनी होगी है वैसे? वो तकरीबन होगी कुछ 450 तो होगी। You're on it। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा कि मैंने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखा। वो बाप सीख रहे हैं तो वाह वाह, रुबाब की जो आज ये लाई नहीं है ये भी मुझे बताने दीजिए। आज इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा मैं उसके। तो नहीं, वो भी लर्निंग फेज। 3 महीने हो गए मुझे। तो मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको अपनी बिल्कुल ज़ात के साथ वो करनी चाहिए। और कोई
कोई चीज़ आपको माने नहीं होती है। अदरवाइज फिर अगर आप ये समझते हैं कि वर्क आपको बिल्कुल ही उस चीज़ को कर दें, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे या कोई, और इस तरह के बहुत सारे बीसियों एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, मिसाल के तौर पे टूरिज्म का, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो मैं अमूमी तौर पे उनको वो तमाम एग्जांपल्स देता हूँ कि भाई ये है, इनके पास ना वसाइल हैं, ना इनके पास टाइम है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं, लेकिन आप क्या अभी भी समझते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म महंगी नहीं है पाकिस्तान में? आप तो जाके विजिट कर आते हैं, आप तो बाइक पे भी चले जाते हाँ हैं, जी, लेकिन डोंट यू थिंक कि बहुत मुश्किल हो गया अकेले भी जाना, या नहीं ऐसा नहीं है? देखिए, उस करें तो कर लेंगे। देखिए ना, वो मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं या मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आप चाहें तो आप मिलियन में भी कर सकते हैं, मतलब इतना भी हो सकता है। आप चाहें तो मेरे पास उस तरह के एग्जांपल्स हैं कि जो कि 3 से 4 हज़ार में कुंजराब टॉप से भी अगले होके आ गए बाईसाइकिल पे। तो मतलब ये तो अब आप पे है कि आप, लेकिन आपका रास्ता रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बजट आड़े नहीं आता अगर आप करना चाहें। इस तरह के बहुत सारे सही है। ठीक। अच्छा सर, म्यूजिक लाजमी, म्यूजिक वो तो बात सुनना था आपसे। हाँ, आपने आज जो है ना अगली ईद तक इंतजार करना। तब तक आप सीख चुके होंगे। अच्छा है ना, बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारे साथ ऐसे होता है जैसे कि पहले आपने न्यूज़ भी की है, तो उसमें तो ईद पे छुट्टी नहीं मिलती यार, बहुत मुश्किल होता है, मैंने भी की है। तो फिर कैसे मैनेज होता है ईद? कितनी ईदें अभी तक ऐसी हैं जो घर पे सेलिब्रेट की हैं और जो दफ्तर में की हैं? क्या फ़र्क है दोनों ईदों में? पिछले तकरीबन 4 साल मेरी ईद जो है वो दफ्तर में ही गुजारी है, क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग करती थी तो दफ्तर में ईद गुजारते थे। लेकिन अब जबकि प्रोग्रामिंग में आ गई हूँ तो अब घर पे ईद गुजरती है, तो दोनों ईदों का अलग मज़ा है। मतलब मैं समझती हूँ कि वही बात अभी ये कर रहे थे कि लाइफ में ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम करें, आपकी सोशल लाइफ भी उसके साथ तकरीबन बैलेंस होनी चाहिए, वरना इंसान डिप्रेशन में फॉल कर जाता है, वही बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंजॉय किया है। जो ऑफिस वाली ईद थी वो भी बहुत मज़ा आता था, नाश्ता करते थे सब फ्रेंड्स के साथ बैठ के, और क्योंकि शाम में तो डिनर करते ही थे फैमिली के साथ, तो वो भी, उसका भी एक अलग मज़ा था अगर देखा जाए तो। अभी घर में गुजारते हैं सारा दिन और रात में दोस्तों को बुला लेते हैं या चले जाते हैं, तो इसका भी एक अलग मजा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों का अलग अलग आप इंजॉय करते हैं दोनों चीजों को। मेरा ख्याल है कि आप चाहे किसी भी चीज में है ना, आप उसको इंजॉय करें। वही बात है, प्रेजेंट को इंजॉय करें, जो मोमेंट आपको मिलता है ना आप उसको इंजॉय करें, क्योंकि बाद में आप वो मेमोरीज बन के आपको याद आती है। अब मैं याद करती हूँ 3-4 साल हमने जो गुजारे ऑफिस में, तो बहुत मजा आता था, तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं वो मेरे पास। तो आई थिंक दोनों बेस्ट हैं। दोनों बेस्ट हैं। वैसे बड़ी ईद ज्यादा बेहतर लगती है छोटी ईद की निस्बत? हाँ, बड़ी ईद जैसे खाना पकाने का मौका बहुत मिलता है। हाँ, मेहमान आते हैं, दावतें करते हैं आप, तो बहुत मजा आता है। दोनों ईदों पे आते हैं। वैसे कौन सा मेहमान है, थोड़ा सा जाती सवाल है, लेकिन कौन सा मेहमान है जिनका आना बहुत अच्छा लगता है कि काश वो आए? मुझे मेरी दोस्तें जब आती हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, और मेरे मामू आते हैं तो मामू की फैमिली आती है तो मुझे बहुत मजा आता है। And now you know what's coming. किसका आना बिल्कुल पसंद नहीं है? वैसे ऐसा कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है जब भी मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम बहुत तो एक्साइटेड यही तो होते होता हैं। होगा ना जिनकी कॉल, Excitement है। जब अम्मी कहती होंगी कि बेटा फलां का फोन आया वो आ रहे हो, तो आप कहती होंगी वो क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं कहती हूँ कि लाजमी हमारे घर ज्यादा से ज्यादा मेहमान है। मेरी अम्मी कभी कह भी रही हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, उनको भी बुला ले, उनको भी बुला ले। वो कहती है बर्तन तुम ही साफ करोगे फिर शाम को। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं कर लूंगी, आप लड़कियों बुलाएं। का सबसे बड़ा मसला बर्तनों का है, और जब मुझे कुछ अरसा खुद बर्तन धोने पड़े तो मैंने इस बात का एहसास किया कि ये वाकई मुश्किल काम है, नॉट इजी टू डू। बर्तन धोना मुश्किल है। उफैरा, आप इस पे कुछ ऐड करें? मेहमानों के आने पे बहुत खुश होती हैं आप? मेहमानों के आने पे मैं एक हद तक खुश होती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसके आने पे खुशी नहीं होती या कम होती है? चलें सेफर साइड। नहीं, मुझे ये होता है कि अगर मेहमान, कि आप ना भी आते तो खैर थी। हाँ, ये ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट है जो इमरान ने दी है। मुझे ये होता है कि अच्छा ठीक है, अब आ गए हैं तो थोड़ी देर बाद चले जाए। मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फैरा जवाब दे देगी, फैरा उस सकते नाम ही दे दे। चलिए अच्छा, अब आ गए हैं तो क्या सोच रहे होंगे जो आ गए हैं, तो बस अब बैठिए, अब खाना खिला देते हैं। मतलब क्या ये होता है? एक थोड़ा टाइम होना चाहिए। जो आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो आप एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए जाएं, अगला भी आपसे आवाज़ार ना हो, फिर उसके बाद आप अपने घर चले जाएं। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, अब मैं रिश्तेदारी मेंशन नहीं करूंगी। वैसे कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, फैमिली ट्रेडिशंस के अंदर होता है। कुछ होता है फैमिलीज थोड़ी वैसी स्कैटर्ड होती हैं, इतना मिलते जुलते नहीं है, सो अपनी अपनी रूटीन है। हमारे साथ तीनों जबरदस्त किस्म के आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, नॉट एंकर्स, हमारे गेस्ट चारों इनफैक्ट स्टूडियो से बाहर हैं। सना हमारे साथ है। सो जबरदस्ती गुफ्तगू हो रही है और सारे एंगल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा बोर ना करें आपको। वापस आते हैं, हमने कुछ गेम्स भी प्लान किए इनके साथ, वो भी करेंगे। आप एक ब्रेक लीजिए और वापस आइए। बैक
टू एक्सप्रेसो। ईद का तीसरा रोज है, मजेदार गुफ्तगू चल रही है हमारे मेहमानों के साथ और डिस्कशन भी हो रही है, इसके साथ साथ हम आपको तलकीन हमारे मेजबान मेहमानों के हाँ, ये सभी मेजबान हैं। ये अच्छी टर्मिनोलॉजी है। हमारे मेजबान मेहमानों के साथ गुफ्तगू हम कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे गुजरती है, उनकी ईद कैसे गुजरती है, खास तौर पर उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। वकार साहब, आप बताइएगा, ईद पे सबसे फेवरेट डिश आपकी क्या होती है जिसकी आप डिमांड करते हो कि भाई ये बनना जरूरी है, आज पहले दिन आप ये बनाना है, और ये आपने भी खाया हो भी पहले दिन? ये इस पूरे मुल्क में सिर्फ अटक और तलगांगी समझ सकते हो, तो इमरान समझ सकते हैं। समझ एक वो जो तरबूज का छोटा बच्चा होता है, जी जी, रेंडियां उनका वो बढ़ता होता है, ठीक है जी। दूसरा हलवा है जो कि इस पूरे खित्ते की ना बड़ी 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 एक वो ट्रेडिशन है। ये कोई स्पेशल हलवा है? हाँ, मतलब उसको मखड्डी हलवा कहते हैं। एक तरह का हलवा है और उसमें वेरिएशंस के साथ वो बनता है डिफरेंट जगहों पे, हर और किसी का अपना फॉर्म। उसमें लोगों की उनकी इमोशनल अटैचमेंट उस हलवे के साथ इतनी कुछ ज्यादा है ऐसी है। कि चांद नजर आना, मतलब मुझे जो बचपन की ईदें याद हैं, और उसके बाद अभी तक कि चांद नजर आ गया या हो तो अम्मी वो रात को इंतजाम बजे तो वो हलवा शुरू हो जाता है। अच्छा, वो बीमार भी और एज के साथ भी, तो एक दो दफा अब्बू ने मना भी किया ना, तो मैंने कहा ना मना करें, उसकी वजह ये उनकी इमोशनल एक अटैचमेंट है उसके साथ Indeed. और वो शदीद है। तो एक हलवा होता है कि ये जो रेंडियां वगैरह और इस तरह की जो चीजें जो लोग बहुत यू कीप इट ट्रेडिशनल, मोर ट्रेडिशनल। और हमारा ऐसे ही, और दूसरी बात ये है कि अम्मियां खुद भी अगर वो बीमार भी हो ना, इस घर पे बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि नहीं, वी हैव टू डू इट। ये बड़ी अच्छी बात है, ये सोशली हमारा बड़ा अच्छा एक कल्चर है कि अब उम्र होने के बावजूद भी वो किचन का रास्ता नहीं छोड़ती, तो इसलिए हम जैसे लोगों को खाना मिल जाता है। अब मैं एक और इंटरव्यू कर लूँ, ये किए जा रही हैं, आप अपने बारे में बताइए कुछ जितने सवाल हमने किए हैं ना। व्हाट अबाउट यू, यू आर अ मदर एज वेल, अपनी फैमिली भी है, सो हाउ इज योर ईद, क्या होता है उसमें? मेरी इमरान, पहले तो जैसे कि अभी ज़ैनब भी बात करी थी, जब हम न्यूज़ में होते हैं ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है, और मुझे पर्सनली वो ईदें नहीं पसंद थी जो मैं बच्चों से दूर और घर से दूर, हाँ, जो मैं दफ्तर में गुजारती, कि पूरा टाइम आपका वहाँ गुजर जाता है, आपके बच्चे आपके घर में वेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब की जो ईद थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिन मेरे पास था, शाम, हाँ, मुझे टाइम मिला उनके साथ स्पेंड करने का। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं, आप एंजॉय तो करते हैं, आप अपने बच्चों को वो चीज़ें बता रहे होते हैं जो आपने अपने बचपन में की है, और बेसिकली ये जो रिवायात है हमारी, थोड़ी बहुत किसी हद तक हम उन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी। ओके, दैट्स ग्रेट। सना, मैं वंस अगेन इस्लामाबाद वाले मौजू की तरफ आऊंगा। एक तो ये कि क्या यू स्पेंड योर ईद एट इस्लामाबाद या कहीं बाहर जाती हैं, किसी और शहर जाती हैं, और फिर अगर आप इस्लामाबाद में ही रहती हैं तो क्या रूटीन की चीज़ें होती हैं, आई मीन अदर देन द फैमिली, या कुछ और हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जो ज़रा लोगों को बताइए, जो लोग इस्लामाबाद को अंडर एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग फन एंड रोमिंग आउटसाइड? अच्छा इमरान, हम तो फैमिली वाइज भी थोड़ा स्कैटर्ड फैमिली रहती है, आधी फैमिली कहीं, आधी फैमिली किसी शहर में। तो हमारे लिए ईदों पर स्पेशली ये होता है कि हम हर साल प्लान करते हैं कि आइदर इस बार हमने इस्लामाबाद में इकट्ठे होना है या इस बार हमने कराची में इकट्ठे होना है। तो इस बार एक्चुअली इस्लामाबाद की बारी थी, सारी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद आई है, अम्मा अब्बा, बहन भाई, बच्चे, तो वो इस्लामाबाद में हमारे लिए एक तो वेकेशन भी हो गई, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो एक वाइब होती है, जो कि यूजुअली पहले जब मैं नई नई इस्लामाबाद आई थी तो वाकई तो बड़ी बेरौनकी सी और वीरानी सी लगती थी, क्योंकि यूजुअली मैं हैरान होती थी कि ये इस्लामाबाद इतना वीरान क्यों हो जाता है। तो पता चला कि इस्लामाबाद में अक्सर लोग ईदों पर अपने शहरों पर या आबाई गाँव में की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि लोग यंगस्टर्स या फ्रेंड्स या फैमिलीज जो हैं ईदों पर भी अब इस्लामाबाद में स्टे करने लग गई हैं, और अब अक्सर आप अगर चांद रात पे जाएं इस्लामाबाद में, ट्रैफिक जैम आपको मिलेगा, शोर शराबा मिलेगा, चूड़ियों के मेहंदियों की रौनक मिलती है आपको। ईद पर भी आपको रेस्टोरेंट्स में भी रश मिलता है, आपको बाजारों, आपको बाहर भी रश मिलता है। तो अब आई थिंक ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद भी अब कराची और लाहौर की रौनकों से कम नहीं है। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में शामिल हो गया। फैमिली एक तो यहाँ पर आके हमने एक वेकेशन टाइम भी स्पेंड किया, और दूसरा ये कि हम इस्लामाबाद की ईद का मजा भी ले रहे हैं। अच्छा, काम के हवाले से थोड़ा सा बताइए, आपका जो यूजुअल हमारे सेगमेंट्स होते हैं, आप फ्लैग्स करती हैं, फ्लैग्स के साथ कभी ओवर द कप ऑफ कॉफी भी करती हैं, लेकिन मेनली आपका इंटरेक्शन होता है पाकिस्तान से बाहर से आए हुए लोगों के साथ या पाकिस्तान के अंदर जो बाहर के लोग सर्व कर रहे हैं उन लोगों के साथ। कोई बहुत सरप्राइजिंग किस्म का सेगमेंट कभी हुआ हो, काम से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग बात जो आपको शेयर करना चाहे नाज़रीन के साथ, जो डेफिनेटली आप सेगमेंट में नहीं बता सकती, जरा वो तो बताइए हमें।
अच्छा इमरान, सरप्राइजिंगली 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे हर किसी जिस भी डिप्लोमेट से या जिस भी फॉरेन पर्सन से मैं मिलती हूँ, तो पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। शायद हम घर वाले हैं तो हम उस आंख से नहीं देखते हैं, लेकिन जब कोई और हमारी अच्छाइयों को या हमारी खूबसूरती को उजागर करता है तो रियली मेरे लिए वो बहुत मोमेंट प्राउड होता है। एक तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट होता है कि बिरयानी, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अवार्ड मिलना चाहिए। बिरयानी हर डिप्लोमेट और हर फॉरेन पर्सन को बहुत पसंद आती है, चाहे वो चिकन हो बीफ हो। और दूसरा हमारे जो लोगों की मिलनसारी है और खुश अखलाकी है। अच्छा, हम आपस में एक दूसरे को समझते हैं कि हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हम बड़ा पर्सनल लेवल पर जातियात पे और तरह से देखते हैं, लेकिन जब कोई और एज ए नेशन हमें देखता है तो मुझे एक चीज़ बड़ी प्राउड फील करवाती है कि हम बहुत मिलनसार और खुश गुफ्तार लोग हैं, हम बहुत वार्म लोग हैं, लोगों को बहुत मिलनसारी के साथ अपनाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्राउड फील करवाती है। और मैं जब भी किसी डिप्लोमेट से या किसी से भी मिलके आती हूँ तो उनकी वो जो खुशी होती है कि वो पाकिस्तान में आकर दे फील लाइक अ होम, वो मैं शायद उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपने शो में। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। ऐसा है, और बिल्कुल पाकिस्तान से खूबसूरत तो कोई जगह भी नहीं है और पाकिस्तान के लोगों से खूबसूरत लोग भी नहीं है। तो हम स्ट्रेट अवे एक छोटा सा सवाल में, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो उफेरा को बड़ा एक्सपीरियंस है भाई अंदरून शहर कवर करने का, एंड लिटरली द वे शी डू इट ना, हम अक्सर बैठ के मैं कहता हूँ यार कितना मजे का सेगमेंट है। ऐसी ऐसी जगहों पे जाती एक्सप्लोर करती हैं आप। हाउ डू यू फील बीइंग अ लाहौरी देन गोइंग टू द कल्चर्ड प्लेसेस? एक तो वी कैन फील कि कितना एंजॉय आप करी होती हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उनके लिए जरा टेल मी योर एक्सपीरियंस। आई मीन हाउ डज इट फील, क्या डिफरेंट लगता है? डू यू लव योर वर्क व्हेन यू डू इट, या बस काम को काम समझ के होता है? आई लव माई वर्क। और दूसरी चीज़ ये है कि शूट स्टार्ट होने से पहले चाहे मेरी एनर्जी जो है वो काफ़ी डाउन होती है, लेकिन जैसे मैं लोकेशन पे पहुंचती हूँ, जैसे शूट स्टार्ट होता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता गर्मी कितनी है, और आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है। उसके बावजूद भी मैं आउटडोर करती हूँ और काफ़ी हेक्टिक शूट्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल फील नहीं होता। क्योंकि सबसे मेन पार्ट जो मेरे सेगमेंट का जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है, एक तो डिफरेंट जगहों पर जाना और उन जगहों से रिलेटेड जितनी पुरानी स्टोरीज हैं आपको उनके बारे में पता लगता है। अच्छा, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हम जिस भी जगह पर जाते हैं उस जगह को लेके हर बंदे के पास एक डिफरेंट स्टोरी होती है, तो आपको डिफरेंट स्टोरीज सेम लोकेशन से रिलेटेड सुनने को मिलती हैं। आप डिफरेंट लोगों से आप भूतों वाली हवेली में भी गई थी, मुझे याद है भूतों वाली हवेली में गई थी। लेकिन डिटेल में एक चीज जो मैं अभी तक मैंने काफी सेगमेंट्स किए हैं, लेकिन एक सेगमेंट है जो काफी ज्यादा मैं मतलब जिसको बताती भी हूँ कि मैं यहाँ पर गई थी, तो वो कहते हैं रोक दे। हाँ। सरप्राइज रखें ब्रेक के बाद। सरप्राइज इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद के साथ हूं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ये मास्टर शॉट कट होता ना तो आपको सेल्फीज एक्सचेंज समझ आती है हमारी, जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। मास्टर शॉट कट नहीं हो ना, बहरहाल चले अब हो गया, लेकिन वो पहले होना चाहिए था। ओके, सो दिस इज ईद फेस्टिविटी सिंस वी आर ऑल द एंकर्स। हमारे लिए अच्छा एक इतना इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि एक स्क्रीन का पेट भरें और फिर उसके साथ रील्स और पिक्चर्स की सूरत में अपना सोशल मीडिया का पेट भरें। उसकी एक मैं कल ये फील कर रहा था वकार भी, कल जब हम शो कर रहे थे तो मुझे लगा कितना जरूरी और समटाइम्स कितना हेक्टिक होता है ना कि आप तस्वीरें बनाओ, रील्स बनाओ। खवातीन के लिए और ज्यादा होता है बिकॉज इनकी कपड़ों की, ज्वेलरी की एंडोर्समेंट्स होती है ऑल दैट, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, ये हमारा आखिरी चंक है इस घंटे का, तो एक सरप्राइज की बात हम कर रहे थे और वो सरप्राइज हमें उफेरा साहिबा देने वाली थी। कहीं गई और उसके बाद क्या हुआ हम अभी तक सोच रहे हैं। कुछ स्केरी हुआ होगा, ऐसा हुआ? बिल्कुल स्केरी था। मैं गई थी बेसिकली शेखुपुरा फोर्ट में, और शेखुपुरा फोर्ट वैसे भी अगर आप उसको कभी सोशल मीडिया पे सर्च करें तो वो आता है द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट इन पाकिस्तान। अच्छा। तो वहां में गई रिकॉर्डिंग के लिए। अब आउटडोर तो मैंने तमाम तर चीजें शूट कर ली। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया जो वहां पे वर्कर्स थे कि यहाँ पर एक तय खाना है। अच्छा। लेकिन उस तय खाने को हमने कभी खोला नहीं है और हम खुद भी उस तय खाने में कभी नहीं गए। अच्छा। और अगर मैं किसी फीमेल का जिक्र करूं तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर 25-30 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी खातून को तहखाने में जाने की ना तो इजाजत दी है, ना उन्हें जाते देखा है, ना ही खातून इस तरह से इतनी डेयरिंग होती हैं कि वो कहें जी ठीक है हम जाते हैं। अच्छा।
तो मैं थी और मेरी टीम थी। आपने कहा कि आप जाना चाहते। हाँ, मैं और मेरी टीम थी, तो मैंने कहा, मुझे वैसे मुझे क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा ये अगर रोक रहे हैं तो टीम में वैसे कौन कौन था? कैमरामैन कौन? मेरा कैमरामैन जो है वो आजम थे। अच्छा। और मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर थे। तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, हमने ताले खुलवाए। तो हम जब नीचे उतर रहे थे, आप यकीन करें मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी। अब आई डोंट नो वहाँ सफोकेशन थी या वहाँ पे क्या चीज थी, लेकिन जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं या जब भी आप कुछ इस तरह का अनयूजुअल एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अच्छा। अब वो एक अजीब सी मुझे चीज फील हो रही है कि कुछ भारीपन है यहाँ पर, उस जगह पर है। हम जब खैर उतरते उतरते हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, तहखाने पे पहुंच गए, तो वो जो वर्कर थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ को कैद किया गया था। ओह माय गॉड। और उनकी अच्छा, जब आप बात करें तो विल ट्राई कि अगर वो कहीं से हम दिखा भी सकें, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर सकें। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि मेरे नॉलेज के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ के बाद आप पहली खातून हैं जो इस तहखाने के अंदर आई हैं, क्योंकि ये इस हद तक हॉन्टेड है कि हम। व्हाट वाज इट्स साइज, क्या था उसका और क्या वाइब ओवरऑल क्या था वहाँ पे? बिल्कुल खाली था। बिल्कुल खाली था और बंजर था, और वहाँ पर इतने ज्यादा बैट्स थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कितने स्टेप्स नीचे आपको जाना पड़ा तकरीबन? राउंड अबाउट 50 to 55 स्टेप्स सीढ़ियां थी। और वो सीढ़ियां भी, क्योंकि वहां पे कोई जाता नहीं है, वो जगह बिल्कुल एक तरह से लॉक की हुई थी उन्होंने। डोंट टेल मी, जब आवाज आई तो पीछे से एक आवाज आई कि आइंदा इधर का रुख किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीछे मत देखना फेरा। भाई आप उनसे वाइब का पूछ रहे हैं, मतलब वो जो मंजर कशी उन्होंने की है, मेरे दिल की धड़कन मगर भी आप वैसी सुपरनेचुरल चीजों से इतने खाइफ रहते हैं। दूसरा ये इन्होंने कहा कि टीम जो थी, आजम के नाम लिया ना, वो टीम जो थी इनके साथ तहखाने में गई। अगर इनके साथ उस्ताद अंजुम होते, जी मैंने पूछा फ्रैंकली स्पीकिंग इसलिए था, भाग जाना था और ये अकेली जाती है। वो तो चीज ही गायब हो जाती है ना अंजुम उस्ताद। ये हमारे एक सीनियर दोस्त है कैमरामैन, उनका हम तस्करा कर रहे हैं। वहां पर एक चीज थी कि एक तो वहां की स्मेल बहुत ज्यादा अजीब थी, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती। वो किस तरह की, नहीं सीरियसली स्पीकिंग, वहां पे जाके लिटरली एंड पे मेरी चीखें निकलना शुरू हो गई थी और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ रही थी और वहां पे बैट्स इतने ज्यादा थे और अजीब सा साउंड था वहां पे, जो हम में से कोई भी जज नहीं कर पा रहा था ये बेसिकली साउंड है किस चीज। स्टूडियो की लाइटें भी बंद हो जाए, वहां ना गलत टीम चली गई, वहां हमारे मंजर कशी कर दी है, स्टूडियो की लाइट्स ऑफ हो जाए तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। अगर आप शेखुपुरा फोर्ट जाएं तो फेरा का वो सेगमेंट आप जरूर देख लीजिएगा। तहखाने में जाने वैसे तो इजाजत ही नहीं है वहां जाने की कोशिश भी ना कीजिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग, दैट वाज इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं आपकी फिर प्रोफेशनल डेडिकेशन को थोड़ा सराहता भी हूँ। वैसे हमने बड़ा लाइक किया था उस सेगमेंट को, आई रिमेंबर कि बहुत अच्छा हुआ था सेगमेंट आपका। तो जनाब ये होता है, इतनी जान जोखों में डाल के हम आपके लिए इतने अच्छे सेगमेंट्स बना के लेके आते हैं। क्रेडिट भी तो ले लें थोड़ा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी जबरदस्त शख्सियत, बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी, जिन्हें यूजुअली आप सोशल मीडिया पे तो बहुत देखते हैं, उनका वायरल कंटेंट तो बहुत देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कम देखते हैं। ये एजाज फिर एक्सप्रेसो लेगा कि आपकी मुलाकात कराएगा। आप ब्रेक लीजिए, टॉप ऑफ द ईयर आपको ज्वाइन करेंगे तो मजा आएगा उनको सुन के आपको। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो ईद स्पेशल। कुर्बान जाइए, जो भी कह लीजिए, आज तीसरा दिन है ईद का, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड हुआ कुछ लोगों के लिए छुट्टियों को लेकर। वैसे छोटी ईद की छुट्टियां बड़ी जबरदस्त थी, पूरा वीक हो गया था ना। कुछ लोग अभी इसको शायद मिला लें। सरकारी मुलाजमीन 25% तनख्वाहों में इजाफे के बाद वैसे ही बड़ा खुश हो रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ मजीद टैक्सेस के हमारे वजीर खजाना की तरफ से। खैर जनाब, वो एक अलग हमारा रोना है, बाद में रोएंगे। फिर वक्त सिर्फ ईद की बात हम करें। इस वक्त एक बड़े खास मेहमान हमने साथ ऐड कर लिए। हमारे अपने जो एंकर्स हैं वो तो हमारे साथ हैं ही। एक जो ये भी वैसे होस्ट हैं, ओब्वियसली ब्रॉडकास्टर हैं, होस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और जबरदस्त किस्म के कंटेंट क्रिएटर हैं। अब कंटेंट क्रिएटर हर कोई नाम के साथ दिख लेता है, लेकिन हमने कहा भाई एक ऐसा बंदा चुने जो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता हो। और फिर उसको तस्दीक हासिल हुई हमारे डियरेस्ट वकार अहमद मलिक साहब की। इनसे भी जब हमने डिस्कस किया, उन्होंने कहा भाई ही इज द बेस्ट दैट वी हैव। इनके बहुत फेवरेट हैं, हमारे तो हैं ही ओब्वियसली। तो हमारे साथ राना एजाज साहब मौजूद हैं और इनकी क्वालिटीज़ बेसिकली पोर्टफोलियो क्या है वो तो मैंने बताया। क्वालिटीज़ ये है कि ये वो हर किस्म की वो कॉमेडी करते हैं जो कि अमूमी तौर पे जिसको करके लोगों को हंसाना या इंगेज करना मुश्किल होता है। लोग वल्गैरिटी का सहारा ले लेते हैं, लोग कुछ ऐसा कंटेंट ले आते हैं जो थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट हो, यूथ ओरिएंटेड हो। राना साहब ऐसा नहीं करते, फिर भी हिट हैं। तो इससे साबित ये होता है कि क्वालिटी कंटेंट से भी आप लोगों को महसूस कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। तो हमने इनको सुबह सुबह उठा लिया, ईद की नींद पूरी कर रहे थे, तो हमने कहा जरा हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं, लाइफ कैसी गुजरी है? खैर मुबारक जी। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। ईद बहुत अच्छी, अल्लाह पाक का शुक्र है। वो आप जानते हैं कि इस ईद पे जरा मामला इस तरह के होते हैं कि जी वेड़े आ रहे हैं तो बकरे जा रहे हैं, तो गोश्त देने जा रहे हैं तो गोश्त लेके आ रहे हैं, बस वो है मामला। हाय हाय हाय। तो फारिग हो गए आप फिर सारी लवाज़मात से? जल्दी हो जाते हैं या ईद का दूसरा दिन होता है, पहला दिन होता है, कुर्बानी वगैरह का सिलसिला क्या? थोड़ा कुछ अपना स्केड्यूल बताएं आपके चाहने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। सर बहुत ज्यादा मसरूफियत वो ये है कि बस ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो सुन्नत इब्राहिमी वाला मामला शुरू हो जाता है जी, और फिर 3 दिन मुसलसल इसी में रहते हैं और इसी में सारा मतलब 3 दिन गुजर जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो राणा साहब थोड़ा सा हमें ईद के हवाले से ये भी, चूंकि ये मेरा इस हवाले से बहरहाल आखिरी सवाल है, फिर हम जरा आपके कंटेंट और काम की तरफ आते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। उमूमी तौर पे अब जो ईदें हैं, बीइंग अ फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड पर्सन, माशाल्लाह लोग आपको जानते हैं, आपके कंटेंट को इज्जत मिलती है, लोग पसंद करते हैं, कितनी मुख्तलिफ हैं जी? फेम गेम एंजॉय हो रही है? मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जब माशाल्लाह यू आर एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, एक होता है ना जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं या इनिशियल टाइम्स होते हैं, उस वक्त तो ईदों की या त्योहारों का पता नहीं चलता कब आए कब निकल गए, आप काम में बिजी हैं। लेकिन अब आप उन आर्टिस्ट में शामिल हैं जिनको लोग देखते हैं, सराहते हैं, हर लिहाज से यू आर एस्टैब्लिश्ड इन व्हाट आई थिंक, जिस तरह की फॉलोइंग आपके पास है। तो कैसा एहसास होता है? आजकल के त्यौहार, अब के त्यौहार मुख्तलिफ लगते हैं, बेहतर लगते हैं पहले से? मुझे तो वो सब कुछ वही पहले जैसा लगता है। वो असल में ना आप जैसे भी होते हैं ना, आप उससे कभी भी निकल नहीं पाते हैं। चूंकि मैं बेसिकली एक देहाती आदमी हूँ, तो मुझे उसी माहौल में रहना अच्छा लगता है। वो अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी बहुत सारी नेमतों से, रिज्क से, शोहरत से और बहुत सारी चीजों से नवाजा। उसके लिए अल्लाह पाक की मेहरबानी है। लेकिन मैं खुश रहता हूँ अपने लोगों में रह के, खुले माहौल में रह के, जो देहाती जिंदगी है उसमें रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बाकी वो जो लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, उसे मैं भरपूर तौर पर एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे मेरा कुछ चाहने वाला मिलता है तो मैं हमेशा उसके साथ बिल्कुल उसी तरह से वो चंद सेकंड्स या चंद मिनट गुजारूं कि उसे लगे कि ये राना एजाज मेरा अपना आदमी है, ये मेरा भाई है। क्या बात है, क्या बात है। और शायद इसीलिए लोग आपके कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपके सामने जिक्र भी किया ना, मेरे साथ को होस्ट तो हिना है, लेकिन वकार भाई, वकार मलिक साहब, ये आपके सबसे बड़े फैन हैं इस पूरे पैनल के अंदर। इन्होंने अभी आपका तस्करा हो रहा था और माशाल्लाह बड़ा डिटेल में आपके कंटेंट के हवाले से डिस्कशन चल रही थी। एंड विद दैट हमारी कुछ फीमेल को होस्ट हैं, जिसमें सना है, जैनब हैं, उफैरा हैं, हम सभी मौजूद हैं, हम पूरी टीम है एक्सप्रेसो की। तो मैं वकार भाई आपसे भी चाहूँगा, आप जरा जो कि राना साहब हैं, तो कुछ आप भी ईद के हवाले से राना साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। मुझे आपसे एक सवाल तो ये पूछना था कि शुरू में जब हमने आपकी वीडियोस देखी तो हमें लगा कि शायद आप रैंडम कॉल्स करते हैं, और बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो सारा करैक्टर्स हैं जो कि आपके अपने हैं, और इसमें कहीं तज़हीक का पहलू नहीं है। मतलब आपके कंटेंट में एक तो वल्गैरिटी नहीं है, एक तज़हीक किसी का पहलू नहीं है, और जिस तरीके से आपने मिजाज प्रोड्यूस किया है वो कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे इतना फिल्मबदी मिजाज बहुत ही मुश्किल है, तो शायद ये कहीं कोई स्क्रिप्टेड ना हो। तो क्या आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कोई पहले कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं या ये वाकईतन सारा फिल्मबदी होता है? जी वो बिल्कुल। अच्छा, वो जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये मेरा कौन सा कैरेक्टर है। ये एक देहाती आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है। उस हिसाब से फिर मैं वो आर्टिस्ट देखता हूँ कि इसको कौन अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। वो अल्लाह पाक का फिर लाख लाख शुक्र है कि मेरे जो कैरेक्टर है वो इतने स्ट्रांग है, इतने मजे हुए प्लेयर हैं वो, कि वो उसी वक्त उसमें मुकम्मल तौर पर ढल जाते हैं। अच्छा। अंदाजा ही नहीं होता है इस बात का। कभी कभी मुझे शक होने लग जाता है कि यार मैंने अभी इस बंदे को कहा था कि आपका मेडिकल स्टोर है, आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो वो फौरन से बन जाते हैं। मतलब कि वो इतने टैलेंटेड लोग हैं जितने मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा राना साहब, जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत सराहा जा रहा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, अपने आप कनेक्ट भी कर सकते हैं लोग उससे क्योंकि वो उनके बहुत करीब है। तो इसका जो आइडिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है या इंस्पिरेशन है, वो आपने कहाँ से ली, ये जरा बताइए।
अच्छा, वो मेरा मानना ये है कि वो मैं जरा और तरह का बिलीवर हूँ। मेरा मानना ये है कि ये सारा स्क्रिप्ट ऑलरेडी अल्लाह पाक की तरफ से लिखा जा चुका था, बस वो उस पे फिर वक्त के साथ साथ मुझे वो लोग मिलवाए गए, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाना था अल्लाह पाक ने। और फिर जहां से मेरा स्क्रिप्ट डिजाइन हुआ था, वहीं से आज मुझे मेरे जितने कंटेंट है उनका स्क्रिप्ट आता है। वो अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है, वहीं से मुझे अता होता है और फिर मैं आगे उसको वो फिल्मा के और पब्लिक के सामने रख देता हूँ। शायद मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक ने ये मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं लोगों के हंसने का बाइस बनूं, लोग मुझे देखकर खुश हों। जो मेरे 15, 20 या 25 मिनट का तो राणा साहब, फैसलाबाद या लाहौर या गुजरावाला, यहाँ का जो थिएटर वगैरह है, वहां पे तो बड़ा ग्लैमर भी है, बड़ा कमर्शियलिज्म भी है। तानू नहीं कितने ख्याल आया कि थोड़ा ग्लैमर पा लिए, थोड़े व्यूज हो आ जाएंगे बॉर्डरों पार? वैसे बॉर्डर के पार आपका कंटेंट बहुत देखा जाता है, चढ़ते पंजाब की तरफ भी, लेकिन थोड़ा ग्लैमर और वो वाला जो ऑडियंस है वो भी ऐड कर ली जाए, व्यूज थोड़े बेहतर हो जाएं, ख्याल नहीं आया कभी? अच्छा नहीं, उसकी वजह ये है कि जब मुझे लोग वीडियोस बना के भेजते हैं तो उसमें ये है कि एक बड़ी स्क्रीन पे घर के लाउंज में मेरा वीडियो लगा होता है और उसमें बच्चियां भी होती हैं, उस घर की बहू भी होती है, उसमें उस घर की अम्मा जी भी होती हैं। तो तब मुझे ये अंदाजा होता है कि एक पूरी फैमिली बैठकर मेरा कंटेंट देखती है। तो अगर मैं वहां कोई डबल मीनिंग बात करूंगा, कोई अखलाकियात से गिरी बात करूंगा, तो वहां बैठे किसी भाई को, किसी अब्बू को, किसी बहुत खूब, उनको नजरें झुकानी पड़ेंगी। तो फिर वो मेरी हार है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली बैठकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरा वीडियो देखें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा और हम सब ने सिर्फ लुत्फानंदोज होना है। बहुत ही बड़ी बात है। और राणा साहब ये बताएं कि ये जो आपका मवाद या कंटेंट आ रहा होता है, अब जब हम उसको देखते हैं, हमारा क्योंकि प्रोडक्शन का बैकग्राउंड पस मंजर भी है, तो हम ये देखते हैं कि उसका जो स्क्रिप्ट है और किस तरह बंधा हुआ है, वो तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह रचे हुए हैं अपने किरदारों में, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल है कि 15 दिनों में भी आप एक वीडियो बना पाएँ। और जब हम आपको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि कंटेंट की फैक्ट्री लगी हुई है और आप धड़ कंटेंट, धड़ कैरेक्टर्स, ये कैसे हो पाता है? यानी बाकायदा इस फैक्ट्री का एड्रेस बताएं हमें। फैक्ट्री का एड्रेस बता दें। थोड़ा सा मेरा काम आम एक जो आदमी है उससे ज्यादा मुश्किल है। एक बंदा फिल्म बनाता है तो उसने 2-3 साल में एक फिल्म बनानी है, उसका 6 महीने साल लगा के स्क्रिप्ट लिखना है। अगर टीवी कोई सीरियल चल रहा है उसका भी यही मामला होता है कि वो एक लेंथी चलना होता है। लेकिन मेरे पास चूंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो लोग मेरा इंतजार करते हैं। फिर ये होता है कि जब लोग मुझे कहते हैं कि आपके वीडियोस की हमें आदत हो गई है, रात को ना सुने तो हमें नींद नहीं आती है, और तो फिर इस चीजों को ज़हन में रख के मुझे रात दिन मेहनत करना पड़ती है। मैंने एक दिन में 4 घंटे मखसूस किए हुए रात में, वो मैंने 4 घंटे दुनिया का सारे काम छोड़ के, तो मैंने पूरी यकसुई के साथ इसको टाइम देना होता है और उसमें मैं क्रिएट करता हूँ। वो मेरा मसला ये है कि मुझे वीकली 4 से 5 फिल्में देनी पड़ती है। बेशक वो छोटी है लेकिन उसकी वो है फिल्में ही है। और चूंकि काम क्रिएटिव है, इन्फॉर्मेटिव से ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही मुश्किल है। अच्छा चलिए थोड़ा एक चीज इमरान भाई जो सबसे बड़ी क्रेडिट मैं समझता हूँ कि राणा साहब को जाता है, वो जो पंजाबी की इज्जत या पंजाबी ज़बान की दोबारा से वापस आपने वो मिठास वो सारा कुछ लेके आए हैं। वरना जो मिजाज स्टेज, कुछ मखसूस स्टेज ड्रामाज की वजह से वो किसी और तरफ चला गया था मामला, और समझ रहे मिजाज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता उस वल्गैरिटी या उसके अलावा। आपने वो जो दोबारा लौटाई है इज्जत पंजाबी अदब की, मैं उसके वाले से बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा इसको और जी बिल्कुल जी राणा साहब आप बात मुकम्मल की। जी, वो जब मैंने इन चीजों को देखा ना कि ये लोग किन चीजों का सहारा लेकर और मिजाज क्रिएट करते हैं, लेकिन जब फिर मैं देखता हूँ उमर शरीफ साहब को मैं देखता हूँ, फिर मैं मोइन अख्तर साहब को देखता हूँ, फिर मैं अनवर मकसूद साहब को देखता हूँ, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो तब मुझे ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई, कुछ जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत चीजों का जो है सहारा ले। आप उन लोगों को देखकर सीख कर बड़े अच्छे तरीके से फैमिली कॉमेडी भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कुछ भी दुनिया में मतलब मुश्किल नहीं होता है, लेकिन बस इतना मामला होता है कि आपने क्या अपनी जात के साथ तय किया है। आप तय करें आपने क्या करना है, उसमें बाकी जो काम है वो
मतलब कि आप इरादा कर लें नेक नियत से, उसके बाद अल्लाह पाक से छोड़ दें, अल्लाह पाक बरकत डालता है। बेशक, क्यों वरना तो व्यूज के चक्कर में आजकल हम देख ही रहे हैं कि कैसा कंटेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा सब ऑन अ लाइटर नोट, कभी रियल टाइम में आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे मॉक कॉल्स वगैरह आपकी प्लान्ड होती है लेकिन कभी आपको ऐसी कोई कॉल आई हो? अच्छा हाँ, अच्छा जब भी आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं ना तो आपको लग रहा होता है कि ये मेरा अपना है या मैं इसे जानता हूं, लेकिन आप नहीं जान रहे होते हैं। वो लोग जो मुझे कॉल करते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि राना एजाज इस वक्त किस हालात में है, कहाँ बैठा हुआ है। वो जब कॉल करते हैं तो मेरे ही स्टाइल में मुझे कॉल करते हैं, या अगर कहीं सड़क पे कहीं कोई वाकया सुनाए ना, कोई वाकया सुनाए जरा, वो अंदाज भी थोड़ा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, जरा कुछ बताएं हमें। जी, तो फिर वो ये है कि मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि यार ये आदमी जो है एक खुश होना चाह रहे हैं, ये मेरे नाल 2-3 मिनट लगा के ते उदा मजा लेना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं। फिर मेरी 100% कोशिश ये हुंदी है कि जो ये चाह रहे हैं कि मैं उदां दा बन जावां, बिल्कुल उसी तरह से मुझे रिएक्ट करना है, ताकि इसके ये जो लम्हे हैं ये यादगार हो जाए, इसको हमेशा याद रखें। हम सड़कों पे आर्टिस्ट मिलते हैं, लोगों को इवेंट्स में मिलते हैं, वो बहुत थोड़े से लम्हात होते हैं। तो उसमें ये है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि हर चीज एक असर रखती है, ये जो जब बंदा मशहूर होता है वो चीजें असर तो रखती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये मुश्किल मरहला होता है, यहाँ पे मोहतात होकर चलना पड़ता है। और अगर आप अपने साथ मोहब्बत करने वाले को वो जो 20-30 सेकंड की सलाम दुआ और एक सेल्फी है या 1-2 मिनट का वो जो लम्हे है वो उसके साथ अच्छे गुजार लेंगे ना, तो उसमें अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है और वो बंदा जो आपसे प्यार करता है वो भी खुश हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आपसे जितने मोहब्बत करने वाले होते हैं उनसे मिलते वक्त कम से कम आपको आप अपने स्टारडम का टोकरा ना नीचे रख देना चाहिए, क्योंकि पहले आप मशहूर होते हैं कि लोग आपको जाने और फिर उन्हीं लोगों से आप मुंह छुपाते फिरते हैं कि मैं इनके सामने ना हूं। इंटरेस्टिंग बात है कोई, लेकिन होता ना कदे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ यार मेहरबानी, मतलब ठीक है लेकिन आप थैंक यू वेरी मच, कुछ ऐसा लम्हा आया जिंदगी में? हाँ जी, वो मतलब लोग बहुत ज्यादा ना वो, अच्छा मुझे इस तरह से लगता है कि होता असल में लोगों का ये मोहब्बत का अंदाज ही है, लेकिन उनको शायद ये पता, हमारे नजदीक कुछ चीजें मायूब हैं, लेकिन बहुत सारे इस दुनिया में इस तरह के लोग हैं जिनका वो रोज का काम है, उन्हें ये मायूब नहीं लगता है। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ सेल्फी बनवा रहे हैं, वो आपको कहता है यार मेरे ना जफ्फी पा के बनवा यार। एक बंदे ने कैमरा फड़िया होता है, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਰੱਖ, ਦੂਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਸਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान में ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ। राना साहब एक सवाल है कि जो फैसलाबाद का पानी है इसका क्या किरदार है आपकी, ये जो मिजाज की हिस्स है इसकी जो परवरिश हुई है, इसमें फैसलाबाद के पानी का क्या किरदार? अच्छा, मेरा मानना ये है कि जी मेरा मानना ये है कि जिस तरह से जब भी मैं लाहौर जाता हूं तो बहुत सारे मुझे उस घर में अल्लाह पाक ने गिफ्ट किया है लाहौर को कि घरों में आपको पेंटिंग्स और तरह की मिलेंगी, आपको बिल्डिंग्स और तरह की मिलेंगी, ठीक है ना। वो इस तरह से ये तोहफा है अल्लाह पाक ने दिया हुआ शहर लाहौर को। लेकिन जब आप फैसलाबाद आते हैं तो फैसलाबाद के लोगों को अल्लाह पाक ने ये तोहफा दिया है कि यहाँ अच्छे आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट पैदा होंगे जिनका ताल्लुक होगा फनून लतीफा से ही, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग वो होंगे जो रब की मखलूक को खुश करने का बायस बनेंगे। तो ये अल्लाह पाक। तो राना साहब अब जाते जाते हम, जो कि फैसलाबाद एक तो अपने सुरीलेपन की वजह से बड़ा मशहूर है, बड़े सुरीले बड़े लोग वहां से आर्टिस्ट हुए हैं, बड़े अच्छे कवाल हुए हैं और बड़े अच्छे जुगती भी वहीं से हुए हैं। तो कदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ जुगत वजी होवे हो जी, कोई वाकया आपको याद रह गया हो, किसी बूढ़ी अम्मा ने चलते चलते कुछ कह दिया हो, किसी गाड़ी के ड्राइवर ने, कुछ थोड़ा एक शेयर करें हमारे साथ, कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ जी, वो अच्छा वो ना मतलब के यहाँ पे हर बंदा ना मतलब के बात करता है। वो हम बैठे थे एक जगह पे तो मुझे ना वो आदत थी पहले कि मैं पानी को ना ज्यादा ठंडा करके मतलब पीता था।
तो वो एक बच्चा था वहां पे 8-9 साल का, तो उसको मैंने कहा, एक बार कहा कि यार बर्फ बेटे होर ले आया, वो ले आया। उसके बाद वो आधे घंटे के बाद फिर मैंने उसको कह दिया, लेके आया पानी, मैंने कहा बेटे बर्फ होर ले आया, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ अंदर घोड़े बनाउंदा है ਤੁਸੀਂ अच्छा इमरान, एक सवाल मैं राना साहब से करना चाहूंगी। ठीक है राना साहब, वो फहरा है हमारे साथ, हमारी को होस्ट हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। जी आप सवाल करेंगे फहरा, पहुंचो। अच्छा राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने काफी ज्यादा माशाल्लाह कंटेंट जो है वो क्रिएट किया है, और आपके लिए तो आपका कंटेंट दिल के बहुत ज्यादा करीब होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा कंटेंट, कोई एक ऐसा पीस जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है और उसको आप नहीं भूल पाए, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे बेसिकली ये होगी कि अगर आप उसको हम सबकी फरमाइश पे थोड़ा सा रिक्रिएट कर सकें तो यहाँ पर भी एक समा बन जाएगा और ईद का मजा भी दुबाला हो जाएगा। अच्छा उसमें ऐसा है कि सुनिएगा, अच्छा उसमें वो क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे साथ मुझे आगे बंदा चाहिए होता है ना। ठीक है। हाँ आपका पसंदीदा, उफैरा ने कहा है कि आपने जितना अभी तक काम किया उसमें सबसे फेवरेट आपका काम कौन सा है? आपको क्या लगता है आपका फेवरेट जो आपने जिस पे यू फील ऑलवेज प्राउड किया, ये अच्छा हो गया मुझसे बहुत? आज मेरे जितने किरदार हैं, मैं अपने सब किरदारों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और प्रैंक कॉल में सब तो ज्यादा डॉलर केड़े किरदार दो अंदर में राना साहब? ये सवाल सबसे ज्यादा डॉलर कौन सा किरदार देता है यूट्यूब से? कौन दसो? मेरा कोई किरदार मुझे डॉलर नहीं देता है, मेरा अल्लाह मुझे डॉलर देता है। हाँ, लेकिन कुछ किरदारों से लोगों की मोहब्बत ज्यादा होती है ना, दे लव मोर, आई मीन उनको वो रिलेट कर पाते हैं। लेकिन चले जी बिल्कुल एक मेरा किरदार है जिससे मैं कॉल करता था, उसका नाम था मीना रंगसाज। अच्छा वो किस तरह बोलता था, जरा आंसर थोड़ा बोल के दिखाएं मीना रंगसाज। अच्छा वो ना जरा मतलब के बहुत चूंकि वो रंगसाज है ते सादा है ते वो कैरेक्टर जेड़ा है वो मतलब कि उन्होंने जिदा गल करता सी ना कि हेलो ते वो कहता हेलो मतलब वो बहुत मासूम था जो मेरा कैरेक्टर है ना। तो लोग उसे बहुत, उसकी हेलो बहुत मशहूर थी कि वो जब लोग मतलब वो हेलो करता था, तो दूसरा आप जब क्रिएट कुछ कर रहे होते हैं फिर अपना एक तासुर दे रहे होते हैं, तो मैंने उसको बहुत इनोसेंट बनाया था वो जो कैरेक्टर है मेरा, ठीक ताकि लोग उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। वो एक मतलब के गरीब रंगसाज मजदूर आदमी था, इसलिए वो उसको डिजाइन इस तरह से किया गया था कि सब लोग उसकी छोटी बात पे भी हंसते थे। क्या बात है, नहीं वी कैन अंडरस्टैंड। आप एक चीज को लिखना और फिर परफॉर्म करना और फिर उसके मेरिट पे जाके एक रियल लाइफ कैरेक्टर के तौर पे परफॉर्म करना, ये बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतनी आर्टिस्ट की उस तरीके से वैल्यू नहीं है। आवाम तो जारी बात है जो अच्छा कंटेंट उसे देखते हैं, लेकिन जिस तरह से नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे सराहा जाना चाहिए वो नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में नाम के कॉमेडियन है एंड वो हर लिहाज से बहुत ज़्यादा उनको सराहा जाता है, नेटफ्लिक्स तक पे वो पहुँच गए हैं। आप मुझे लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, उनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वैसे किसी आर्टिस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होता, हर किसी की अपनी उस पर ब्लेसिंग होती है, लेकिन आपका कंटेंट बोलता है। सो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस वादे के साथ जो आप हमसे करके जाएं कि दोबारा भी कभी हम आपको मदऊ करें तो जरूर आप आएंगे, ताकि हम जरा डिटेल में और ईद के अलावा भी गपशप लगाएं आपसे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया राना साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राना एजाज हमारे साथ जी, जबरदस्त किस्म की कॉन्वर्सेशन। हमने कोशिश किया कि थोड़ा सा उनके काम के बारे में जाने, थोड़ा सा द टाइप ऑफ वर्क ही डू। और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है एक चीज़ बनाना, क्रिएटिव एक चीज़ बनाना, और वो कहते हैं कि हफ्ते में 4 से 5 फिल्में मैं देता हूँ और माशाल्लाह एवरीथिंग गोज इन मिलियंस। दैट मीन्स हर दफ़ा वो हर हफ्ते 50, 60, 80, 90 लाख लोगों को एंटरटेन कर रहा है एक बंदा, इस वन पाकिस्तानी। सो सोचिए कि कितनी बड़ी सर्विस वो कर रहा है इस टेंस माहौल के अंदर। तो हमने कहा उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। उम्मीद है आपको सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथी हमारे साथ हैं, जरा इनको बुलवाते हैं, थोड़े सुस्त हो गए, वापस आके थोड़ा एक्टिव करते हैं। वेलकम बैक। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से इमरान और रीना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा हम भी एंटरटेन करते हैं।
तो मैं सबसे पहले तो अपनी कोलीग से बात करूंगी और पूछूंगी कि आप हमसे भी कर सकती हैं, we don't mind। और सना से भी कर सकती हैं। आप और सना बहुत देर से खामोश हैं, हमने कहा बुलवाते हैं, इतनी देर से दोनों खामोश हैं। जी, हाँ, over तो to you। मैं आपसे ये पूछूंगी, अभी आप इतने मजे मजे के इंसिडेंट्स भी बता रही थी, और अभी आप मुझे ये बताएं कि कैसा अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है एक्सप्रेसो के साथ। एक्सप्रेसो के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ, नए लोगों से मिलती हूँ, डिफरेंट कहानियां सुनने को मिलती हैं। और ऑब्वियसली जब आप पुरानी कहानियों को आज के टाइम से रिलेट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, वो भी जानने को मिलते हैं और खुद को थोड़ा सा मोल्ड करने का भी मौका मिलता है आपको इस तरह के तमाम तरह। और आप जैसा काम जो है ना फेरा, वो ज्यादा बोर नहीं करता इस फील्ड के अंदर रहते हुए, क्योंकि बाज़ स्टूडियोज के अंदर मोनोटनेस आ जाती है, ये चीजें होती हैं। हमारी बातें तो चल ही रही हैं और ये बातें चलती रहेंगी। फिल वक्त हम जरा सना काफी देर से चुके खामोश है, ज़ैनब तो बोल पड़ी फाइनली, तो सना से हम बात करते हैं। सना, हम चाह रहे हैं हम आपके साथ क्विकली एक गेम खेल लें। एक तो आप इस्लामाबाद में ना, लाहौर में होती तो जरा और मजा आता, हमें गेम्स डिफरेंट हमारे पास प्लान थी, लेकिन चलें हम आपके इस फासले के फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए एक आसान गेम आपसे खेल लेते हैं। 2-4 शख्सियात के नाम है मेरे पास, सिंपली मैं उनका नाम लूंगा, आपने उनके लिए जो भी एक पहला मशवरा आपके जहन में आता है ना, वो आपने सना दे देना है उनको, और कीपिंग इन माइंड कि वो शख्सियत सुन रही है आपकी बात, ठीक है? ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो शख्सियत जिसको मैं चाहता हूं कि आप क्विकली एक मशवरा दे दें, वो है शेख रशीद अहमद साहब। क्या मशवरा देंगे आप शेख साहब को? मैं तो शेख साहब को कहूंगी कि शादी कर लें, बहुत से लोगों की जो है वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। आपके ख्याल में ये मशवरा शेख साहब के लिए क्यों जरूरी है उम्र के इस हिस्से में? यार इमरान, जिंदगी में हर चीज का मजा चखना चाहिए, और आई थिंक शेख साहब ने सिर्फ शादी का ही लड्डू नहीं खाया, बाकी तो जेल की हवा भी खा ली, हुकूमत इक्तदार की भी कुर्सी का मजा ले लिया, तो ये भी कर लेना चाहिए। बस बिटवीन द लाइंस में कहूं तो खाली उन्होंने लड्डू ही नहीं खाया। अच्छा चलें, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को क्या मशवरा देंगी आप? वैसे तो उनको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ऑन अ गेम लेवल अगर मैं देना चाहूँ तो क्या मशवरा दिया जा सकता है उनको? देखिए मशवरे खत्म हो गए, मशवरे हैं जो दे सकते हैं। दौस आपा को तो काफी मशवरे दिए जा सकते आप दे दें, वो फेरा देना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों चले फेरा से, थोड़ा डर भी लगता है। से मशवरा ले ले। फेरा से फिरदौस आशिक अवान को क्या मशवरा देंगे? अच्छा, उनको मैं मशवरा देना चाहूंगी थोड़ा सा मेकअप कम यूज किया, थोड़ा सा कम, थोड़ी उससे बेस क्या होगा? सेट कर लिया करें। ये बेस मशवरा मैंने भी देना। थोड़े से थोड़ा ज्यादा कम आता। being a little वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बहुत पॉलिटिशियन से इंटरव्यूज किए, इंटरेक्शंस किए, शी इज वन ऑफ द मोस्ट लाइवलीस्ट पर्सन। जब भी उनका इंटरव्यू करते हैं बड़ा मजा आता है। Yeah. अच्छा जी, मशवरा अता तारड़ हमारे वजीर इत्तलात सना, आपके शहर में रहते हैं आजकल ज्यादा, क्या मशवरा देंगे उनको आप? उनको ये मशवरा, सॉरी मैं नाम हमारे अता तारड़ हमारे वजीर इत्तलात हैं जो आजकल वफाकी वजीर इत्तलात, अता तारड़। हाँ जी 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 जी। तो मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बड़ी कोई ख़ास जगह अता की है, तो थोड़ा सा सच भी बोल लिया करें तो हम सब पर एहसान हो। मुझे लगा कि मशवरा होगा कि हमारे मारूफ एंकर हैं जावेद चौधरी साहब, उनको क्या मशवरा देंगी आप? जावेद चौधरी साहब, वैसे ये आप खतरनाक शख्सियत के सामने लेकर आ रहे हैं। मैं चौधरी साहब खतरनाक तो नहीं है, ये गेम कम और जान जोखों में पड़ने मुझे ज्यादा महसूस हो रहा है। चले चले, यहाँ लास्ट ऑप्शन फॉर यू, आपने इस शख्सियत को मशवरा देना है और ये वो शख्सियत है जिसे आप सबसे बेहतर जानती हैं, ये मेरा दावा है। सना हुमायूं को क्या मशवरा देंगे? ओके, जिनको मैं सबसे बेहतर जानती हूँ ये मैं बताऊंगी? नहीं, सना हुमायूं वो शख्सियत हैं जिनको आप बहुत बेहतर जानती हैं, उनको क्या मशवरा देंगी आप? अच्छा, मैं सना हुमायूं को ये थोड़ा मशवरा दूंगी कि अगर थोड़ी सी मुझे लगता है कि आई नो इस मशवरे पे सब फंसते हैं, आई नो। ओके, सो ये मशवरा है कि थोड़ा सा मेरा और अगर थोड़ा इंटरेस्ट और डेवलप हो जाए काम की तरफ तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो सना को ये मशवरा है कि सना और इंटरेस्ट डेवलप करो काम की तरफ। दैट्स रियली ग्रेट, यू प्लेड वेल। इतना टाइम स्पेंड हो जाता है ना, आप 10-15 साल से एक ही काम कर रहे हैं, तो वो मोनोटनी भी समटाइम्स आपको एक स्टैग्नेंसी देती है।
तो अपने ही आपको चैलेंज करना और कुछ अरसे बाद अपने ही अंदर कंपटीशन फील करना और अपने ही आप से ग्रो करना, मुझे लगता है कि वो बेहतर है कि इंसान को खुद रियलाइजेशन जब होती है तो बहुत अच्छा ये एक सेल्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ मोर। दैट्स रियली ग्रेट। चलें, आपने अच्छे नंबर हासिल किए, कोई प्राइज होता तो हम जरूर देते आपको, लेकिन फिल वक्त सिर्फ हम तालियां बजा सकते हैं, उन्हें बजा दी आपके लिए। अब हम वापस स्टूडियोज के अंदर आते हैं, जो कि स्टूडियो में मेहमान है, तो इनसे जरा हम कुछ और विजुअल ओरिएंटेड गेम स्टूडियो में खेलते हैं। गेम का सिलसिला ये है कि आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे, तस्वीर हम बकरे की दिखाएंगे आपको, और उन बकरों के मुख्तलिफ फनी स्नैप्स हमने आसान कर दिया, तो जो कैप्शन आपके जहन में आता है ना, इमेजिनिंग दैट बकरा, वो आपने पहला कैप्शन में बताना है। ठीक है, स्टार्ट विद यू। दिखाइए जी तस्वीर। हाय मैं मर गई। हाय आपके ख्याल में ये बकरा क्या सोच रहा है? अच्छा, मुझे लग रहा है ये बकरे को छुरी नजर आ रही है और ये कुर्बानी का सोच रहा है, और ये सोचते सोचते किसी ने इसकी पिक्चर लास्ट टाइम पे क्लिक कर ली। लास्ट टाइम पे क्लिक किया। ज़ैनब तैयार हैं आप अगली तस्वीर के लिए? अगली चलें। तस्वीर। सवाल मैं करूंगा, तस्वीर दिखाइए। आपके ख्याल में ये बकरा किस मूड में इस वक्त? मेरा ख्याल है कि ये बकरा बहुत खुश है क्योंकि पानी में है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये शुक्र अदा कर रहा है कि मुझे पानी में भेजा है। ये बकरा है ही नहीं। दोस्त जवाब ये कि बकरा ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बकरा बोला है मेरे पे। ये ये तो धोखा हो गया, ये धोखा है ये। इस बकरे के लिए सबसे Okay, सरप्राइजिंग बात ये कि वो बकरा नहीं है, वो हिरन है। That's इस interesting. बकरे पे क्या कैप्शन है? चले चले क्या ज़ैनब इस पे। comment? ये बकरा बहुत हैंडसम लग रहा है और वो बता रहा है कि मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ। ओके, वाह। और अगर ये बकरा अपनी तस्वीर फेसबुक पे लगाएगा तो साथ क्या लिखेगा? कैप्शन क्या होगा? देखे मैं तो साहब देखो मैं तो साहब बन गया। साला में तो साला। साला में। नेक्स्ट तस्वीर वकार भाई बताएंगे जी कैप्शन इसका। जी वकार भाई। ओके, लिफ्टर बकरा। पहली बात, ये बकरा है नहीं, मेरे ख्याल है ये मारखोर, तो ये उसके ऊपर सींग है, ये बकरा ही है। मारखोर बकरा है ये। मारखोर बकरा है। ये कोई चले, ये जो भी है कैप्शन दीजिए तस्वीर को, क्या कैप्शन है? ये मेरे ख्याल में लाइसेंस वगैरह को चेक करने के लिए आप ये है उसी सार्जेंट साइड पे। बकरा है ये। सार्जेंट बकरा है, और मेरा ख्याल है यही है लाइसेंस। लाइसेंस आपके पास लाइसेंस है यार, गुड। अच्छा, और उससे अगले ये कि अगर नहीं है तो फिर अगला जुमला भी वो बोल रहे थे जो पैसे पढ़ाओ। पैसे बढ़ाओ। पैसे बढ़ाओ। अच्छा जी, इस पे वकार भाई, इस पे जी। क्या कहेंगे? कैप्शन ये कहाँ का बकरा? अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है। आपसे ये कहाँ का लग रहा है आपको बकरा? ये बकरा, अच्छा ये वो है, ये मेरा ख्याल है कि हिफाजती इकदाम के पेश नज़र, क्योंकि फाटा का बकरा लग रहा है वैसे। हाँ, ये इलाका गैर का बकरा कि मुझे कुर्बान करके दिखाओ, मुझे कुर्बान करके दिखाओ। हाथ लगा के दिखाओ। हाथ लगा के दिखाओ। ओके, चले अब अगली पिक्चर उफेरा के लिए। चले उफेरा। सो क्यूट। उफेरा ऐसा मुंह कब बनता है? ऐसा वो तब बनता है, अच्छा अगर बकरे की बात करें बकरे की तो ऐसा वो तब बनेगा जब उसके सामने उसका खाना पड़ा होगा और उसको पता होगा कि और कोई शेयरिंग वाला हिसाब नहीं अच्छा, है ऐसा मुंह तब भी बनता है जब एक दोस्त दूसरे को कहता है किस दफा खाने का बिल तू देना। ऐसा मुंह क्यूट है, ये क्यूट है। ओके, नेक्स्ट ज़ैनब से चलेंगे। जी ज़ैनब ये कंफर्म बकरा है। ओके चले, धोखा नहीं है। आप अगर इस बकरे को कोई टाइटल दें, जिस तरह वो बैठा हुआ है, क्या टाइटल देंगे? मेरा ख्याल है कि वो बता रहे हैं कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है ना? मैं अपने स्टाइल में हूँ, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। बड़ा सेठ बकरा लग रहा है। बॉस फियरलेस बकरा। गॉड फादर बकरा। चले जी, गुड हो गया। वेल प्लेड गाइस, जबरदस्त 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 जी। हम कैप्शन ज्यादा बोर हमारे कैप्शन नहीं थे, हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है और हमने बड़ी मज़ेदार किस्म की ट्रांसमिशन की है। बड़ा मज़ा आया आज के एक्सप्रेसो में। डिस्कशन एक तो बड़ी मज़ेदार थी, उसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया अपनी गेम्स में जो अपने गेस्ट के साथ हमने अभी खेली हैं। और अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि इन चारों गेस्ट से एक कोई ना कोई मैसेज जो है आज के दिन के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, या कोई भी मैसेज जो आप देना चाहें वकार। ईद बुनियादी तौर पे देखिए, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स वैसे ही खत्म हो गया, और इवन जो हमारे कल्चरल थे वो भी खत्म हो गए। उसके बाद अब ईद रह गई है। ईद को खुदा के लिए इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हुआ करती थी, पींगे, और अगर हम पुराने उस वक्त में करें, आज भी हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी अगर इन ईद को एक हमारे अपने बच्चों के हवाले से उनकी याददाश्तों का हिस्सा बनाना है और खूबसूरत इवेंट बनाना है। अदरवाइज वो फिर इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, फिर इवेंट जो भी होता है वो हम फिर कहते हैं यार ये देखो ये तो बाहर से कोई चीज़ आई हुई है और ये कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे स्पेस इतनी ज़्यादा बन रही है। सो ईद के साथ जो है वो कोई लाइक म्यूज़िक से लेके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे याद है, मुझे सबसे बेस्ट जो ईद गुजरी थी वो
एक दफ़ा गुलमित में गुजरी थी, और गुलमित में आप उसमें म्यूज़िक भी शामिल था, उसमें खाना जहाँ हमने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे खाना था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और मेरा ख्याल है कि ये जो गाँव या अपने शहरों में वापस जाने की रिवायत है, इसको ज़रूर रखें। और हमारे यहाँ ईद में सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ यही है ना कि अजनबी शहरों में हम एक दूसरे का, लेकिन वहाँ शनाख्ता चेहरों के साथ हम मिलते हैं। तो ये जो है अपने वो जो रिटर्न अपने नेटिव जिसको कहते हैं, वो नेटिव टाउन्स में लाजमी सही है। ठीक है जी ज़ैनब। मैं इस ईद पे यही मैसेज दूंगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इत्तेदाल पसंदी से खाइए, बैलेंस करके खाएं। और एक ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, और जो खा के पेट खराब करा बैठे हैं उनका क्या? दुआ करें, वो दुआ करें। हाँ, तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी रूट्स को ना भूलें, हमेशा अपना जो आपका पास्ट होता है उसको भी याद रखें, अपने कल्चर को ना भूलें। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं या किसी भी शहर में जाते हैं, अपने कल्चर को हमेशा याद रखें और जितना हो सकता है मोहब्बत बिखेरें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रह के अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इस ईद पे मैं यही मैसेज दूंगी। अब मैं फहरा ने जो सोच रखा है मैं उसको ख़राब करने लगा। इस ईद पे कौन क्या क्या ना करे, जल्दी से बताओ। क्या क्या ना करे? कुर्बानी तो लाजमी करें, और मोस्टली लोग कर भी चुके हैं, और तीसरा दिन है आज भी लोग कुर्बानी करेंगे। लेकिन इमरान, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये कुर्बानी की ईद है और हम सब कहते हैं कि इस पे हम जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सिर्फ जानवर ना कुर्बान करें, लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है, जो नेगेटिविटी ईगो है, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप उन चीजों को भी कुर्बान करें। अगर आपकी किसी से लड़ाई है, आपका कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है, तो इन सब चीजों पे भी आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। कुर्बानी वाली ईद का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने जानवर कुर्बान करके गोश्त बांट दिया है। आपको अपने अंदर का जो गुस्सा है, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, उसको भी कुर्बान करना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटीज, खामखा की इनसिक्योरिटीज, उनको भी दूर कर। खूबसूरत मैसेज है ये। मैसेज, अच्छे मैसेज सिर्फ सेलिब्रिटीज या बहुत बड़ी उम्र के लोग नहीं दे सकते, हमारे यंगस्टर्स भी बहुत अच्छे मैसेज दे सकते हैं, बिकॉज इनके भी लाइफ लेसन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सना हमायूं, आप क्या ऐड करेंगी एज क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या कहेंगी? इमरान, मैं ये ऐड करूंगी कि दो चीज़ें मुझे इस हर ईद, इस खास तौर पर बड़ी ईद पर बहुत बॉदर करती हैं। एक तो वो जो कुर्बानी के बाद जो हम उसके जो चीज़ें होती हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं और उसको सड़कों पर या गली के किनारों पर या बस अपने घर से बाहर निकालने की सोचते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि हम कोशिश तो करें ना, कि हम कोशिश करें कि अपने गली मोहल्लों को साफ रखें, कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन अपने आसपास के माहौल का भी ख्याल करें। और दूसरी जो अहम चीज़ कि ईद सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ या अपनों के साथ मनाने का नाम नहीं है। ईद हर उस मुसलमान के साथ मनाने का हक है। कोई गैर भी आपको मिल जाए या कोई डिजर्विंग भी हो तो आप उसके साथ भी ईद की खुशियां बांटें। सिर्फ वो क्या है कि अपनों को ना देखें। ईद का मतलब ही ये है कि जिस तरह ये मौका सबके लिए मिलजुल कर बैठने का, दिल खोलने का और एक दूसरे की मदद करने का। और ये बड़ी ईद तो खास तौर पर इसलिए आती है कि आप उन डिजर्विंग लोगों को भी ईद जीने का, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो आपको अपने दस्तरख्वान पे किसी के साथ बैठकर खाना खिलाने का मौका हो, तो बिल्कुल मिस ना करें। ऐसे मौके, ऐसी नेकियों की तौफीक जो होती है वो अल्लाह आमीन आमीन हम सबको ये तौफीक मिले। सना, फायदा जरूर सच अ पॉजिटिव मैसेज। और आपने सिर्फ मुसलमानों का जिक्र किया, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए गैर मुसलमानों, हमारी जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, सबको शामिल करें, उन सबसे बहुत प्यार करें। मुसलमान हम यहाँ मेजॉरिटी में इस मुल्क में, इन अक़लियतों को हमारी मोहब्बतों की ज़्यादा ज़रूरत है। इन तक अपना प्यार ज़्यादा पहुँचाएं, इनके सामने अपने मज़हब का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का इमेज ज़्यादा अच्छा करें, अच्छा अच्छा सोचें, बस जिए, खुल के खाएं, जैसे बारबेक्यू करें, मसाला कम रखना है कम रखें, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रखें, दोस्तों को हम जैसों को बुलाना है बुलाएं, नहीं बुलाना तो वैसे भी आपने नहीं बुलाना ना बुलाएं। तो हमने कोशिश की एक नशिस्त सजाएं, आपके इन लम्हात को थोड़ा लाइट करें, ईजी करें, अच्छा करें, और मुझे उम्मीद है हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए ना। जी हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही आज के एक्सप्रेसो का वक्त खत्म हुआ है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।